देखिए ये है मॉडर्न टाइम के दो सबसे बड़े और भारी उड़ने वाले पक्षी। इनसे बड़ा आपको एक भी उड़ने वाला पक्षी नहीं मिलेगा और जो है वो सिर्फ दौड़ सकते हैं। एंड ये बाय द वे साइंटिफिकली प्रूव भी है। लेकिन पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा भी जीव रह चुका है बाय द नेम ऑफ क्यूज़ेलकोट्लस, जो इनके मुकाबले इतना बड़ा था और इनसे एटलीस्ट 11 गुना भारी था। मतलब जिराफ जितना लंबा और भालू जितना भारी पक्षी आसमान में उड़ सकता था। लेकिन आज की तारीख में हमें बताया जाता है कि इनसे बड़े पक्षी उड़ ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड वेट। तो तब से लेकर आज तक ऐसा क्या बदलाव हुआ कि साइज में बड़े पक्षी जो है वो उड़ नहीं पाते हैं। एंड ऊपर से ये जानवर पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था जो डायनासोर्स के टाइम पर आसमान को डोमिनेट क्या करता था। और इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 66 मिलियन साल पहले एक मीटियोर क्रैश में यह विलुप्त हुआ। नाउ जस्ट वेट एंड थिंक, अगर वो इवोल्यूशन के पीक पर थे तो सडनली ऐसा कैसा हो गया कि इनमें से एक भी नहीं बचा। क्यों आज वेलोसिरेप्टर जैसे जमीनी जीवों के जीन्स हमें आज पक्षियों में मिलते हैं, लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे ये जमीनी डायनासोर बच गए और उड़ने वाले डायनासोर जो इनसे सबसे दूर जा सकते थे वो मारे गए और पूरी तरीके से विलुप्त हो गए? कैसे लैंड डायनासोर से आज के मॉडर्न बर्ड्स बने और फ्लाइंग डायनासोर की पूरी नस्ल ही खत्म हो गई? इसके अलावा अगर आप स्मार्ट हो ना तो आपको एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा होगा। कठिन परिस्थितियों में यूजुअली जीव ऐसे फीचर्स इन्वॉल्व करते हैं जो उस स्पीसीज के सर्वाइवर के लिए एडवांटेजेस हो। अब ऐसे में इतने भारी शरीर के साथ उड़ना तो उस स्पीसीज के लिए तो लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, राइट? अगर इसे अपने शिकारी से बचना था तो ये अपने समय के बाकी डायनासोर जैसे ट्राइसेरोटॉप्स और सूरोपोड्स जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन्वॉल्व कर सकता था। तो ये सबको छोड़कर एवोल्यूशन ने इसमें उड़ने वाला रास्ता ही क्यों चुना? और क्या यही एवोल्यूशन फिर जाकर इनके विलुप्त होने की वजह बनी? इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ना कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल साल 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कुछ जियोलॉजिस्ट टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में डायनासोरियन के फॉसिल की खोज कर रहे थे। असल में जब वो रिसर्चर्स का ग्रुप वहाँ पर खुदाई कर रहा था तब उस ग्रुप के एक जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट डोगलास लेप्सन को एक फ्रिस्बी जितने बड़े रिस्ट बोन की हड्डी मिली। इसे देखकर उन्होंने इसके आसपास खोदना शुरू कर दिया और उन्हें फिर और कई सारी हड्डियां मिली जो इस बोन से जुड़ रही थी। ये रिस्ट बोन किसी साधारण से डायनासोर की रिस्ट बोन नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे डायनासोर की रिस्ट बोन थी जिसके हाथ का शेप एक चमगादड़ के पंखों जैसा था। लेकिन यह चमगादड़ अपेरेंटली साइज में इतना बड़ा था कि अपने पंखों के नीचे एक पीली स्कूल बस को छुपा ले। और अगर इसके वजन की बात करें ना तो वो एक फुल साइज भालू जितना भारी था। यानी कि अगर ये सारे फाइंडिंग सही थे तो डोगलास को जो फॉसिल मिला था वो अब तक के सबसे बड़े फ्लाइंग एनिमल्स का फॉसिल था, जिसे उन्होंने फिर नाम दिया क्यूज़ेलकोट्लस नॉर्थोपी। बट होल्ड ऑन, क्या आपने इनके रिजल्ट में एक प्रॉब्लम नोटिस की? इतने भारी होने के बावजूद भी डगलस के अनुसार ये उड़ सकता था। आखिर कैसे? क्योंकि जैसे मैंने कहा धरती का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर इस डायनासोर के साइज में 4 गुना छोटा और वजन में करीब 10 गुना हल्का है। और उससे बड़े बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एग्जैक्टली अपने वजन की वजह से उड़ नहीं सकते थे। तो क्या क्यूज़ेलकोट्लस अपने भारी शरीर के साथ भी उड़ सकता था? तो साल 1984 में जैसे ही हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, सभी साइंटिस्ट अपनी तरफ से क्यूज़ेलकोट्लस की मिस्ट्री को सोल्व करने में जुट गए। उनमें से एक एविएशन इंजीनियर पॉल मैक्रेडी ने क्यूज़ेलकोट्लस उड़ता है या नहीं इसे प्रूफ करने के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पैलियोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और एरोडायनेमिक जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया और फिर इन एक्सपर्ट्स की मदद से क्यूज़ेलकोट्लस का एक पूरा फॉसिल बनाया और फिर इसके साइज और इसके वजन का ज्यादा एक्यूरेट अनुमान लगाकर कुछ इस तरह का एक मॉडल बनाया और उसे टेस्ट किया। दरअसल उन्होंने देखा हर एक उड़ने वाले जीव में, फिर चाहे वो एक कीड़ा हो या एक पक्षी, उनमें एक लंबा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें उड़ते वक्त स्टेबिलिटी देता है। यही वजह है कि हमारे मॉडर्न एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में भी आपको ऐसे पीछे स्टेबलाइजर्स दिखेंगे, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस जीव में तो दिखाई नहीं दिया था। अब ऐसे में उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि उनकी जो खुद की फ्लाइंग को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है और इसीलिए ऐसे फ्लोड अंडरस्टैंडिंग वाले डाटा को कंप्यूटर मॉडल में फिट किया जाए तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए जिससे अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा लाइव रिमोट कंट्रोल क्यूज़ेलकोट्लस बनाया। अब इस रिमोट कंट्रोल मॉडल पर किया एक्सपेरिमेंट्स में यह पता चला कि यह मॉडल सिर्फ तभी उड़ सकता था जब इसका सर फ्लाइट में ऐसे साइड बाय मूव करके स्टेबिलिटी दे। यानी कि आइडियली जो उड़ने वाले जीव में पूंछ जो काम करता है ना वो क्यूज़ेलकोट्लस के केस में पोटेंशियली उसका गर्दन करता था। अब इस मॉडल से पोटेंशियली एक बड़ा प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया, लेकिन अब बारी आई दूसरे बड़े प्रॉब्लम की जो उन्होंने इस फर्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त ही आइडेंटिफाई किया था। दरअसल जब पॉल का स्मॉल साइज मॉडल उड़ने में सक्सेसफुल हुआ और उन्हें ये श्योरिटी मिली कि
इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जीव भी उड़ सकते हैं, तो ऐसे जीव किस लिमिट तक बड़े होकर हवा में उड़ सकते हैं, इसे वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्यूज़ेलकोट्लस का एक इंसान जितना भारी एक नया वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल बनाया और इसमें उसकी हड्डियों के लिए उसने स्टील से भी मौजूद कार्बन फाइबर का यूज किया और इसके पंखों की जगह पर एक रबर जितनी पतली चादर ली गई और फाइनली पॉल ने इस पर सर लगाकर इसे टेस्ट किया। बेसिकली उन्होंने इसे एक ट्रॉली पर फिट किया और जैसे ही ट्रॉली ने इसे एक तेज मोमेंटम दिया वैसे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लग गया। यानी कि इस टेस्ट के बाद पॉल को अंदाजा लग गया था कि अगर एक इंसान जितना भारी मॉडल जो ऑलरेडी करंट बर्ड की लिमिट से ज्यादा भारी था तो वो उड़ सकता था, तो क्यूज़ेलकोट्लस भी उड़ ही सकता होगा। बट देयर वाज अ स्टिल अ प्रॉब्लम। एक पैलियोंटोलॉजिस्ट केविन पेडिन ने पॉल के इस मॉडल में एक लूप होल निकाला। केविन के अनुसार पॉल से दो गलतियां हुई थी। पहली, पॉल ने अपने इंसानों जितने भारी हाफ साइज मॉडल की मदद से यह डायरेक्टली एक्सट्रापोलेट कर दिया कि भालू जितना भारी क्यूज़ेलकोट्लस भी उड़ सकता था, जबकि एक भालू और एक इंसान के वजन में 150 किलोमीटर का फर्क होता है, तो इतना जल्दी जंपिंग द गेस नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, उन्होंने अपने मॉडल को किसी प्लेन की तरह व्हीकल वाली ट्रॉली से लॉन्च किया था, जबकि कोई जीव उड़ सकता है या नहीं इसके लिए वो लॉन्च कैसे होता है, यानी कि वो टेक ऑफ कैसे करता है, यह सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उन्होंने नोटिस किया कि उसके पैर काफी छोटे थे और उसके पंख जमीन से टकराते थे। ऐसे में अगर वो उड़ने के लिए अपने विंग्स खोलता तो वो मुंह के बल गिरता। सो इन दिस सिचुएशन आई स्टार्टेड थिंकिंग रियली हार्ड। उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ वो इनिशियल उछाल के लिए पैर पर नहीं बल्कि लॉन्चिंग की टेक्निक पर डिपेंड हो, और इसीलिए उन्होंने क्यूज़ेलकोट्लस के कंप्यूटर मॉडल को अलग अलग जंपिंग टेक्निक्स के जरिए एक उछाल देने की कोशिश की। एंड फाइनली एक टेक्निक काम कर गई। उन्होंने देखा कि अगर क्यूज़ेलकोट्लस इस तरह से लिफ्ट करे तो यस इट कुड एक्चुअली फ्लाई। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने बड़े शरीर के साथ उड़ना कितना इनप्रैक्टिकल था, क्योंकि यहाँ पर इस प्रजाति को सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि टेक्निक भी इवॉल्व करनी पड़ी। तो अब सवाल यहाँ पर उठता है कि इतने भारी होकर भी और इतनी मशक्कत करके भी इस प्रजाति ने अपने आप को उड़ने के लिए इवॉल्व किया ही क्यों? वेल, इसे समझने के लिए ना हमें 240 मिलियन साल पीछे जाना होगा, जब वह जीव जंगलों में उड़ा नहीं बल्कि दौड़ा करते थे। दरअसल साइंटिस्टों को लगता है कि आज से 240 मिलियन साल पहले इसे चूहे जितने छोटे रेप्टाइल से क्यूज़ेलकोट्लस इनिशियली इवॉल्व हुए थे, क्योंकि जब नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड के रिसर्चर डेविड फोफा ने इसके फॉसिल के सीडी स्कैन लिए तभी फाउंड किया कि इसका अपर जो और थाई बोन उड़ने वाले डायनासोर से काफी ज्यादा रिलेटेड है। अब इसका मतलब समझ रहे हो? दो पैरों पर दौड़कर इंसेक्ट खाने वाला रेप्टाइल से उड़ने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए थे। लेकिन यह जमीनी रेप्टाइल्स उड़ने वाले डायनासोर्स में एग्जैक्टली कैसे इवॉल्व हुए, इसका जवाब आज तक भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। अब क्योंकि आसमान में इनका कोई भी कंपटीशन नहीं था, ये धीरे धीरे करके साइज में बड़े होने लगे एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये शिकार से शिकारी में ही बदल गए। एंड दिस इज हाउ लार्ज फ्लाइंग डायनासोर्स लाइक क्यूज़ेलकोट्लस इवॉल्व। देखिए एक जीव कितना बड़ा होगा और किस में इवॉल्व होगा, ये उसके खुद के शरीर पर नहीं बल्कि उस समय बाकी जानवर क्या कर रहे थे, प्रकृति और वातावरण कैसे था, इस पर डिपेंड था। और इसीलिए इतने भारी होने के बावजूद भी क्यूज़ेलकोट्लस उड़ने के लिए इवॉल्व हुए। भले ही यह उनके लिए भी एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट था, बट स्टिल दैट वाज गिविंग देम सर्वाइवल बेनिफिट्स, और इसी वजह से उनके समय में वो इवोल्यूशन के पीक पर थे। बट हैविंग स्टैंड दैट नाउ जस्ट वेट एंड थिंक, अगर वह इवोल्यूशन के पीक पर थे तो सडनली ऐसा क्या होगा कि उनमें से एक भी नहीं बचा। क्योंकि आज वेलोसिरेप्टर जैसे जमीनी जीवों के जीन्स हमें आज पक्षियों में मिलते हैं, लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं हैं। अब कई लोग इसका एक सिंपल सा आंसर देते हैं कि 66 मिलियन साल पहले वो डायनासोर्स के साथ मर गए। एंड इवन आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा। तो लेट्स टेक रिकैप फॉर 66 मिलियन साल पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो उस समय चिक्सुल्व एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने की वजह से पूरे पृथ्वी पर हर जगह तबाही का मंजर था। जगह जगह भूकंप और बाढ़ आ रही थी, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स पर। साइंटिफिक अमेरिकन के एक रिसर्च के अनुसार सभी बर्ड्स जमीन पर रहने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि चिक्सुल्व के बाद भी कुछ जमीनी डायनासोर जिंदा बच गए थे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे ना तभी तो जाकर बर्ड्स में इवॉल्व होंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब एस्टेरॉयड टकराया वहाँ पर जमीन पर कुछ डायनासोर बच गए, लेकिन क्यूज़ेलकोट्लस जैसे उड़ने वाले डायनासोर जो इन सबसे आराम से दूर जा सकते थे वो मारे गए। सो लेट मी आस्क यू अगेन, उन उड़ने वाले डायनासोर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? सो उड़ने वाले डायनासोर इसीलिए मारे गए क्योंकि चिक्सुल्व जमीन पर गिरा था। असल में इसके जमीन पर गिरने की वजह से धरती तपने लगी और उसके अंदर मौजूद गर्म लावा वोल्केनो इरप्शन के रूप में बाहर आने लगा। इसके चलते पूरी पृथ्वी पर वोल्केनो से निकलने सल्फर जैसी जहरीली गैस फैल गई और इनसे बचने के लिए जमीन पर रहने वाले कुछ डायनासोर पानी में कूद गए। लेकिन क्यूज़ेलकोट्लस जैसे उड़ने वाले डायनासोर पानी में कूद नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लिए डिजाइन थी, तैरने के लिए नहीं। और जैसे कि हमने देखा यह साइज में काफी ज्यादा बड़े थे और इसीलिए वह वेलोसिरेप्टर जैसे छोटे डायनासोर
की तरह कहीं तुरंत शेल्टर नहीं ले पाए। इनफैक्ट यही वजह है कि हमें किसी भी बड़े डायनासोर्स के जीन्स करंट एनिमल्स में नहीं मिलते। यानी कि एक तरफ से चिक्सुल्व एस्टेरॉयड एकमात्र ऐसा फिल्टर था जिसने सभी बड़े जानवर को पृथ्वी से फिल्टर आउट कर दिया। आप देख सकते हो कि चिक्सुल्व एक्सटिंक्शन से जो भी जीव बचे लाइक टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इवन डायनासोर्स लाइक वेलोसिरेप्टर्स, ये सभी साइज में छोटे थे। क्योंकि छोटे होने का एडवांटेज क्या होता है कि वो बड़े जीवों के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज में ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे वो ज्यादा तेजी से अपने नंबर्स को बढ़ा सकते थे और इवोल्यूशन ने उस समय इसे खूब सपोर्ट किया।